Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड हमने स्टार्ट किया था लेक्चर सीरीज को। उसमें हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था बेटा, दैट इज अबाउट द मेथड्स एंड द प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। उसी का रिमेनिंग कुछ रहता है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखा था कि एक साइंटिस्ट जो है अपने वर्क की कंफर्मेशन या अपने वर्क की या रिसर्च की एक्यूरेसी को कैसे वो चेक करते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से थिंकिंग, लॉजिकल जो थिंकिंग है उसके जरिए कैसे एक साइंटिस्ट नए मॉडल्स को फॉर्म करते हैं या नई थ्योरीज को फॉर्म करता है, उसको हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। इसके बाद इसके रिमेनिंग दो तीन और भी टॉपिक्स है, ठीक है। आपकी बुक और में बहुत शॉर्ट करके और इस तरह से लिखा हुआ है पैराग्राफ की शक्ल में। मैंने इनको पॉइंट्स बना के इनके बेसिक आइडिया आप तक पहुंचाने के लिए मैंने सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे बना दिया है और इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज पीयर रिव्यू। इसको पीयर रिव्यू कहते हैं बेटा। अच्छा, पीयर रिव्यू का मतलब ये है कि आप ऐसे समझे, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो है कोई काम करता है, ठीक है, तो उसके काम की क्रॉस चेकिंग करता है उसका टीचर। जो टीचर करता है ना बेटा, उसके जो काम की चेकिंग या जो उसने कोई काम किया है, कोई होमवर्क किया है, तो उसकी जो चेकिंग वो करता है वो बेसिकली पीयर रिव्यू में आता है। इसी तरह से जब कोई स्टूडेंट पेपर देता है, एग्जाम देता है, ठीक है, तो उसका पेपर फॉर एग्जांपल कोई एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, ठीक है, तो उसने फॉर एग्जांपल चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है देने से पहले या फॉर एग्जांपल आपका मार्कशीट आने से पहले, रिजल्ट को आउट करने से पहले, अगर उस टीचर का चेक किया हुआ पेपर कोई और बंदा क्रॉस चेक कर ले, तो जो बंदा क्रॉस चेक कर रहा होगा उस प्रोसेस को बेसिकली पीयर रिव्यू कहा जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंस के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है पीयर रिव्यू, क्योंकि पीयर रिव्यू के बगैर कोई भी पब्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं, पीयर रिव्यू क्या है। तो पीयर रिव्यू को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द एवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक वर्क by other experts before publication is known as, क्या है बेटा, is known as peer review। ये इसकी स्टेटमेंट है पीयर रिव्यू की, पीयर रिव्यू, ठीक है। क्या है, एवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक वर्क बाय अदर एक्सपर्ट्स बिफोर पब्लिकेशन, ठीक है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, मिसाल के तौर पर एक बंदा रिसर्च करता है, ठीक है, केमिस्ट्री की मैं बात करूं अगर आपसे, तो कोई भी जो केमिस्ट होता है जब वो रिसर्च करता है तो उनकी जो थीसिस है या जो उनका रिसर्च वर्क है उसको डिफरेंट जर्नल्स के अंदर वो क्या करता है, पब्लिश करता है। अब उसको पब्लिकेशन से पहले उसके ऊपर बहुत सारे क्रॉस चेकिंग होती है, जिसमें जिस स्टूडेंट ने जिस सुपरवाइजर के पास काम किया होता है वो सुपरवाइजर बार बार उसको क्रॉस चेकिंग करता है, ठीक है। इसके बाद उनके एक फाइनल डिफेंस होता है। उस डिफेंस सिस्टम में एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होता है या एक्सटर्नल जो वीवर होता है जिसने जांचना होता है उसकी थीसिस को, उसके रिसर्च वर्क को, वो क्या करता है, उसको क्रॉस चेक कर लेता है। जब वो सेटिस्फाई होता है तो फिर वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं उस करस्पॉन्डिंग डिग्री के लिए। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है ना जिसमें कोई क्रॉस चेकिंग करता है कोई एक्सपर्ट, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, साइंस में पीयर रिव्यू कहा जाता है। इसकी कुछ अहमियत भी है, हम बहुत सारे देखेंगे इसमें। इट इंश्योर वर्क इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, मतलब ये पीयर रिव्यू से ये चीज कंफर्म हो जाता है कि भाई जो काम साइंटिस्ट ने किया है वो क्या है बेटा, एक्यूरेट है, ठीक है, और रिलायबल है। इट आल्सो हेल्प टू डिटेक्ट एरर्स, मिसाल के तौर पर अगर उस साइंटिस्ट ने कोई गलती की है तो एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसकी गलती को निकाल लेते हैं, या कोई ऐसा पार्ट जो अनक्लियर हो उसको भी वो क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं बेटा, उस वर्क को फिर पब्लिश कर देता है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज पीयर रिव्यू। इसकी एक एग्जांपल बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है आपकी बुक में भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर करते हैं बेटा नई कैटालिस्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि इफ अ केमिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू कैटालिस्ट
अदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उसी कैटालिस्ट को यूज करते हुए अपने काम में रिपीट कर लेते हैं, एंड ओनली वैलिडेटेड डिस्कवरीज आर एक्सेप्टेड। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, एक कैटालिस्ट बना दिया, ठीक है, उस कैटालिस्ट की परफॉर्मेंस को जब कोई दूसरा साइंटिस्ट, कोई एक्सपर्ट साइंटिस्ट क्या कर लेता है, उसको चेक कर लेता है, रिव्यू कर लेता है, इसके बाद फिर वो क्या करता है, उसके न्यू डिस्कवर्ड कैटालिस्ट को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दिस फिनोमेना या दिस प्रोसेस इज नोन एज पीयर रिव्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इसमें बीइंग ऑब्जेक्टिव। Basically, we are talking about the methods and the principles in chemistry which are used the scientists to perform their work, to check the accuracy of their work. उसमें से एक चीज क्या है बेटा, being objective है। ये क्या होती है, relying on facts not on opinions। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी होती है भी, कि इसमें क्या होता है कि भाई कोई काम कोई कर लेता है, कोई साइंटिस्ट कर लेता है, तो उसको फिर वो अपने ख्यालों के हिसाब से, अपने ख्यालात के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से उसको नहीं मानते, उसके ऊपर वो बेस कभी नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो क्या करता है, फैक्ट्स के ऊपर क्या करता है, इसको रिलाई करता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बीइंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अब यहाँ पे व्हेन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग स्पेक्ट्रोमेट्री, using spectrometry, they rely on precise measurement and standard instead of guesses and personal belief। ठीक हो गया बेटा, ये इस पॉइंट को मैं जरा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, सपोज कर रहा हूं कि भाई कोई केमिस्ट कहता है कि भाई क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो दूसरा साइंटिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर अंधाधुंध बिलीव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसने जो बात की है उसके ऊपर वो यकीन इस तरह से नहीं करता कि भाई उसने कहा हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। वो क्या करेगा, वो स्पेक्ट्रोमेट्री करेगा। इसमें एक स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है बेटा, हमारी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, किसी भी चीज की प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए, एक्यूरेसी के लिए स्पेक्ट्रोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिसर्च वर्क, कोई भी सिंथेसिस विदाउट स्पेक्ट्रोमेट्री जो है कंप्लीट नहीं होती। स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो इसके एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि क्लोरीन की 2 आइसोटोप्स हैं, तो क्या करेगा साइंटिस्ट, क्या करेगा बेटा, ये केमिस्ट क्या करता है, एक स्पेक्ट्रोमेट्री की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। आप इसको पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर इंशाल्लाह, जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को समझाने के लिए इस एग्जांपल को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में ना बेटा मैस स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम से या यू कैन से जो ग्राफ आता है, ठीक है, तो उस ग्राफ के जरिए वो प्रूफ करता है कि वाकई में क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो जब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में क्लोरीन अगर हो तो उसके 2 पीक्स आता है। अब जो नंबर ऑफ पीक्स होती है ये कंफर्म करती है कि भाई किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स। अगर 3 पीक्स आ जाए तो 3 आइसोटोप्स होंगे। नंबर ऑफ पीक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइसोटोप्स को। तो जब वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री करेगा खुद से, ठीक है, इसके बाद उसको वाकई में 2 पीक्स मिले, ठीक है, तो फिर वो यकीन कर लेगा कि भाई वाकई में क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो इस तरह से कोई साइंटिफिक वर्क करता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है बीइंग ऑब्जेक्टिव। इस तरह से पीक आता है बेटा, मैं फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह के फॉर एग्जांपल 2 पीक्स आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पीक आ गया और ये वाला फॉर एग्जांपल दूसरा पीक आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो 2 पीक्स आप आएंगे तो फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन जो है 37 है और दूसरा क्लोरीन 35। इस तरह से 2 पीक्स आप आएंगे तो ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है, 2 आइसोटोप्स है। तो ये बेसिकली कोई भी साइंटिस्ट जो है अपनी ओपिनियन के मुताबिक कोई फैसला नहीं करता, यकीन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, फैक्ट्स के ऊपर रिलाई करता है। इस प्रोसेस को बीइंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज नोन एज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म बेटा, अच्छा स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है
कि किसी भी एविडेंस के बगैर किसी भी बात के ऊपर यकीन ना करना, ठीक है, स्केप्टिसिज्म कहलाता है। अच्छा, स्केप्टिसिज्म मीन्स नॉट बिलीविंग समथिंग राइट अवे विदाउट एविडेंस। किसी भी एविडेंस के बगैर बिलीव नहीं करना किसी भी वर्क के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है? स्केप्टिसिज्म कहा जाता है। अच्छा, स्केप्टिसिज्म में साइंटिस्ट क्या करता है बेटा? आर नेचुरली क्यूरियस बट आल्सो केयरफुल। देखो, कोई भी साइंटिस्ट जो है ना बेटा, वो किसी भी बात के ऊपर, जैसे अभी मैंने आपको कहा बीइंग ऑब्जेक्टिव वाली बात, बिल्कुल वही सेम है यहाँ पे भी, कि वो किसी भी रिसर्च वर्क के ऊपर या किसी भी साइंटिफिक वर्क के ऊपर बिलीव नहीं करता जब तक उसके पास एविडेंसेस ना हो। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्केप्टिसिज्म। द वर्ड इज स्केप्टिसिज्म। अच्छा, इसमें क्या करते हैं बेटा? रिपीट करते हैं टेस्टिंग को और वेरिफिकेशन करते हैं रिजल्ट को, ठीक है, टेस्टिंग करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट एक रिएक्शन लगाता है, फॉर एग्जांपल, अब उस रिएक्शन में A प्लस बी क्या बना रहा है? C बना रहा है, ठीक है। लेट एज्यूम, मैं यहाँ पे अगर आपको समझा दूं तो फॉर एग्जांपल A प्लस बी क्या बना रहा है? फॉर एग्जांपल C बना रहा है। अब मैं एज्यूम करता हूं कि भाई दिस C इज अ मेडिसिन, हाँ, कोई मेडिसिन बना रहा है किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो C है, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज एसोमेप्राजोल या ओमेप्राजोल। अब ओमेप्राजोल ये दवाई है, नॉर्मली स्टमक के लिए लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दवाई बनानी है। अब इस मेडिसिन को बनाने के लिए वो क्या करता है? बार बार जो है, फॉर एग्जांपल उसने, एक साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? ओमेप्राजोल बना दिया, ठीक है। अब एक दफा रिएक्शन करने के बाद ओमेप्राजोल बन गया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? उसी रिएक्शन को 2 से 3 दफा रिपीट करेगा ताकि वाकई में वो ये देख सके कि भाई जो मैं मेडिसिन बना रहा हूं वो वाकई में इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। जो प्रोसेस वो यूज कर रहा है उसी प्रोसेस से वो चेक कर लेते हैं। तो बार बार रिजल्ट्स को क्या करते हैं बेटा? वेरीफाई कर लेते हैं और बार बार रिपीट करते हैं प्रोसीजर को, ताकि इस चीज के ऊपर कंफर्म हो जाए कि वाकई में एक साइंटिफिक वर्क क्या है बेटा? वैल्यूएबल है, एक्सेप्टेबल है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्केप्टिसिज्म कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे लाइन और लिखी हुई है कि साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट न्यू क्लेम्स अंटिल दे आर वेरीफाइड। ये तो मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया कि जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये था बेटा हमारा मेथड्स एंड प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। तो उसमें हमने कुछ पोर्शंस कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, तमाम मैंने डिटेल में बताया। इसमें आज हमने जो पढ़ा वो है पीर रिव्यू, दूसरा बीइंग ऑब्जेक्टिव और तीसरा था स्केप्टिसिज्म। ये 3 चीजें हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट अगला हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज नोन एज एवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। क्या है? एवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। इसको कहा जाता है पैराडाइम्स। क्या कहा जाता है? पैराडाइम्स। एक नई टर्म है, आपने घबराना नहीं है इस टर्म को सुनते ही, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है। पैराडाइम्स इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, पैराडाइम्स क्या होती है इसको भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसमें कुछ चीजें मैं पहले आपको मेंशन कर देता हूं। अ साइंटिफिक पैराडाइम्स इज अ सेट ऑफ आइडियाज, मेथड एंड द रूल्स दैट गाइड हाउ साइंटिस्ट। अच्छा, इसमें आपने याद रखनी है, एक क्या है बेटा? आइडियाज के सेट, दूसरा मेथड्स और तीसरा रूल्स, ठीक है। पैराडाइम इज बेसिकली ये सेट है किस चीज का बेटा? आइडियाज की, मेथड्स की और रूल की, ताकि किसी भी साइंटिस्ट को गाइड कर सके टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सके, कोई रिसर्च कंडक्ट कर सके, कंडक्ट अ रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डिस्कवरीज, ठीक है। कोई भी डिस्कवरी अगर हो तो उसको इंटरप्रिटेशन कर सके। तो उन तमाम के तमाम आइडियाज और मेथड्स और रूल्स का जो सेट है, मजमुआ है, उनको क्या कहा जाता है? पैराडाइम्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, पैराडाइम्स आल्सो प्रोवाइड साइंटिस्ट विद अ कंसिस्टेंट वे टू स्टडी एंड शेयर नॉलेज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है? कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करती है ताकि वो स्टडी कर सके एंड अपने नॉलेज को आगे शेयर कर सके। पैराडाइम्स में इवॉल्व or be replaced when new evidences or better explanation are discovered। मिसाल के तौर पर इसका मतलब यह है
किसी साइंटिस्ट का आइडिया था कि भाई एक चीज फॉर एग्जांपल इस मेथड से बना है, ठीक है, अगर उस मेथड के अंदर उसकी कोई एवोल्यूशन आता है, ठीक है, वो एवोल्यूशन जो है या कोई नई चीज आ जाता है उसकी जगह पे, तो वो फिर क्या हो जाता है बेटा, इसमें जो एक्सेप्टेबल होता है वो रिप्लेस भी हो सकती है। तुम्हारा पैराडाइम कोई भी किसी भी साइंटिस्ट की जो पैराडाइम है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता, उसके अंदर चेंजेस आ सकती है, इसका मतलब ये है। देखिए इसके एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बेटा पेपर के हवाले से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है बेटा, दैट इज नोन एज फिलोजिस्टोन थ्योरी। फिलोजिस्टोन थ्योरी क्या होती है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। फिलोजिस्टोन, द वर्ड इज फिलोजिस्टोन थ्योरी। ये बेसिकली ना बेटा साइंटिस्ट की थॉट थी, तकरीबन 1700 जो है 1700 ईस्वी की बात है, या 1700 में ये साइंटिस्ट की थॉट थी, ये साइंटिस्ट, ठीक है, इनका ये ख्याल था। ये 1700 के जमाने में जो साइंटिस्ट थे, आज 2025 है तो आप 1700 समझे, 1700 के दौर के जो साइंटिस्ट थे, मीन 18th सेंचुरी आप कह सकते हैं, चलो आप और आसान कर ले तो इसको 18th सेंचुरी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस जमाने के साइंटिस्ट के ये ख्याल था कि कंबस्शन फिनोमेना और रस्टिंग फिनोमेना के हवाले से उनकी एक ख्याल थी, उनकी एक थ्योरी थी। उस थ्योरी को बेसिकली क्या कहा जाता है, फिलोजिस्टोन थ्योरी कहा जाता है। फिलोजिस्टोन थ्योरी क्या होती है बेटा, ऐसा ओल्ड थ्योरी जो कंबस्शन फिनोमेना और रस्टिंग ऑफ आयरन की जो फिनोमेना है उसको समझाने के लिए दिया गया था, इसको फिलोजिस्टोन थ्योरी कहा जाता है। पहले इसको पढ़ लेते, इसके बाद इसकी कुछ ड्रॉबैक्स, इसकी जो रिजेक्शन भी है वो कैसे रिजेक्ट हुआ उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मेन आइडिया क्या है बेटा, फिलोजिस्टोन थ्योरी का मतलब क्या है। फिलोजिस्टोन ये 18th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट के ख्याल था, थॉट था, उनका एक बिलीफ था कि कंबस्शन फिनोमेना और रस्टिंग फिनोमेना कैसा होता है, उसके हवाले से एक ख्याल थी, इसको फिलोजिस्टोन थ्योरी कहा जाता है। इसमें क्या है बेटा, ये द फिलोजिस्टोन थ्योरी वाज आउटडेटेड, यहाँ पे मैंने वर्ड भी लिखा हुआ है आउटडेट, मतलब अब खत्म हो चुका है, अभी इसका वो नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आउटडेटेड साइंटिफिक थ्योरी दैट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ कंबस्शन, मैंने भी आपको बता दिया कंबस्शन कैसे होती है, ठीक है, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन वर्क कैसे करता है। इसके स्टेटमेंट को पहले हम समझते हैं, इसके बाद फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा। स्टेटमेंट क्या है बेटा इसकी, इसकी स्टेटमेंट है फिलोजिस्टोन थ्योरिस्ट, थ्योरिस्ट मतलब जो थ्योरी पेश करने वाले थे, इनके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, बेसिकली बिलीव दैट अ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस, हाइपोथेटिकल सब्सटेंस, इसको क्या कहा हुआ है, फिलोजिस्टोन कहा हुआ है। अच्छा, फिलोजिस्टोन ना बेटा कोई और चीज नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल चीज को फिलोजिस्टोन कहा हुआ है। हाइपोथेटिकल थिंग को क्या कहा हुआ है, सब्सटेंस को फिलोजिस्टोन कहा हुआ है, वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई फिलोजिस्टोन मतलब आप ये समझ ले कि ऐसा चीज, ठीक है, या एक ऐसा हाइपोथेटिकल सब्सटेंस जो अनसीन हो, जो हमें नजर ना आए, ठीक है, जो एग्जिस्ट तो करती हो लेकिन हमें नजर ना आए, उसको फिलोजिस्टोन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सब्सटेंस ही है। वो कह रहा है कि इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, कोई भी कंबशन प्रोसेस होती है ना, तो उस कंबशन प्रोसेस के दौरान फिलोजिस्टोन रिलीज होती है। अब फिलोजिस्टोन क्या है, एक अनसीन थिंग, ठीक है, जो हमें नजर नहीं आती। तो इसके लिए कंबशन के लिए वो ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम कि ये एक वुड है, ठीक है, ये एक वुड है बेटा, लकड़ी है, इसकी बर्निंग हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इसकी बर्निंग हो रही है, फॉर एग्जांपल ये बर्न हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बर्निंग शो कर रहा हूँ, हियर इज द बर्निंग ऑफ द वुड, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बर्निंग है, ये कंबशन है, ये बर्निंग किस वजह से होता है बेटा, एक अनसीन या एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस रिलीज होती है, जिसको क्या कहा गया, उसने फिलोजिस्टोन कहा। इसको मैं और आसान करके आपको समझा दूं तो फिर बेसिकली ये है कि जब ये लकड़ी बर्न होती है ना, तो एक ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, राग में, एशेस में, दिस इज एश,
राख में कन्वर्ट होता है, ब्लैक कलर का हमने देखा होगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या उसको हम राख कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, और दूसरा क्या रिलीज होती है बेटा साथ में, यहाँ पे साथ में जिस तरह वो स्मोक टाइप या जो अनसीन यहाँ पे कोई जिसमें बता रहा होता है ये चीज, ठीक है, इसको फिलोजिस्टोन कहा, फिलोजिस्टोन, ठीक है। ये जो अनसीन चीज है ना बेटा, दिस अनसीन थिंग इज नोन एज फिलोजिस्टोन, इसको फिलोजिस्टोन कहा, ठीक है। तो ये इनका ख्याल था। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि व्हेन मेटल रस्ट, जब आयरन को जंग लगती है, they thought, उनका ख्याल था कि it was because losing phlogiston and taking something called dephlogisticated air। अच्छा, ये यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया हुआ है dephlogisticated air, ये भी यही हाइपोथेटिकल चीज को कहा हुआ है। इसका मतलब आप जरा समझे, इसका मतलब यह है कि जब आयरन को जंग लगती है ना, तो आयरन क्या करता है बेटा, कुछ चीज अपने अंदर लेके जाती है, एक हाइपोथेटिकल चीज जो नजर नहीं आती, इसी को क्या कहा हुआ है, डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर कहा गया है। इसी को वो अपने अंदर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आयरन है उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक जो है ब्राउनिश कलर का सॉलिड डिपॉजिट हो जाती है, जिसको रस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक आयरन का टुकड़ा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है बेटा, इसके ऊपर क्या हो जाता है, इस तरह से रस्ट लग जाती है, क्रोड हो जाती है। तो वो क्रोजन बेसिकली या रस्टिंग बेसिकली किस वजह से हो रहा है, एक अनसिन फ्लोजिस्टोन जो है वो अपने अंदर अपने अंदर से रिलीज कर देता है फ्लोजिस्टोन, और क्या कर लेते हैं, और वो खुद क्या लेता है, कोई सब्सटेंस अपने अंदर ले लेता है, एयर, जिसको क्या कहा हुआ है, डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर कहा हुआ है। ये भी नजर में आने वाली चीज के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड। अब यहाँ पे ये जो मेन इसका थाउट था, अगर मैं आपको समरी बता दूं इसका, तो आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं, तो फिलोजिस्टोन थ्योरी क्या थी बेटा, ये थ्योरी जस्ट कंबशन प्रोसेस को और रस्टिंग फिनोमेना को समझाने के लिए एक थ्योरी था, एक थाउट था 1700s या 18th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट की, उनका ख्याल ये था कि जब भी कंबशन होती है या रस्टिंग होती है, वो अपने अंदर से एक ऐसा हाइपोथेटिकल सब्सटेंस को रिलीज कर देता है जो हमें नजर नहीं आता, उसको फिलोजिस्टोन कहा, ठीक है। बस ये आपने याद रखनी है। लेकिन लेटर ऑन बाद में एक साइंटिस्ट था बेटा, एंटोनी लेवाइजर, कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, लेवाइजर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को जिसने बताया था, जिसने प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम, एंटोनी लेवाइजर, यही बंदा था बेटा। इसने क्या किया, इस फिलोजिस्टोन थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब ये क्या कहते हैं बेटा, अच्छा इसमें क्या है, जरा इसको पहले मैं पॉइंट बताता हूं। लेटर ऑन एंटोनी लेवाइजर डिड केयरफुली एक्सपेरिमेंट and prove that burning and rusting happens not because of phlogiston। वो ये कह रहा है कि भाई जो बर्निंग है ना और रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो फिलोजिस्टोन की वजह से नहीं होता, उसने प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, वो वैसे नहीं कहा, उसने प्रूफ किया, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और किस वजह से हो रहा है, बल्कि ये फिलोजिस्टोन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, किसमें, विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ सब्सटेंस के रिएक्शन की वजह से कंबशन भी हो रही है और रस्टिंग भी हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बर्निंग फिनोमेना के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, आपको पता है विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन का होना और ऑक्सीजन का सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके फिनोमेना बर्निंग फिनोमेना कॉज होती है, इसके बारे में पहली दफा एंटोनी लेवाइजर ने बताया था। तो एंटोनी लेवाइजर ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि भाई फ्लोजिस्टोन की वजह से नहीं होता, ये जो थ्योरी है ये गलत है, बल्कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, किसका, सब्सटेंस का। जैसे कि आयरन है तो आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, और दूसरा कंबशन है तो कंबशन उस बर्निंग फ्यूल का जो फ्यूल है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। ये बात उसने बताई। कंबशन इज कॉज, इसमें ये बात बताई भी, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द अदर सब्सटेंस, ठीक है, ये सब्सटेंस के साथ रिएक्शन की वजह से बनता है। तो यहां से ये बात बेसिकली क्लियर हो गई बेटा, दिस लेड टू अ न्यू साइंटिफिक पैराडाइम्स, जिसकी वजह से नए साइंटिफिक पैराडाइम्स आ गए। देखिए पैराडाइम्स मैंने आपको कहा था कि सेट ऑफ आइडियाज है, मेथड्स है, रूल्स है, जो पुराने जमाने में साइंटिस्ट यूज करते थे।
अब वो ख्याल बेसिकली, उस ख्याल के लिए हमने पढ़ा, उस ख्याल को समझने के लिए हमने, या उस थॉट को समझने के लिए फिलोजिस्टोन थ्योरी को पढ़ा। अब फिलोजिस्टोन थ्योरी रिजेक्ट होने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ जिसको कहा जाता है न्यू साइंटिफिक पैराडाइम। ठीक है, सच एज, अब यहां से मामला शुरू हो गया कि भाई आप ये जो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या क्या होता है, ये चीजें वहां से शुरू हुआ है। ठीक है, आजकल तो आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ही सब कुछ ये जो चीजें बनता है, ये कोई चीज बर्निंग होती है, रोस्टिंग होती है, सारा आपको पता है रिएक्शंस की वजह से होता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, like oxidation and reduction, and we know that the rusting of iron is basically क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन है, और इसी तरह से कंबशन भी क्या है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली नहीं सामने आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये थ्योरी गलत है तो क्यों हमें पढ़ाई जा रही है, मतलब ये क्यों हमें पढ़ाते हैं, या ये क्यों यहाँ पे अभी तक इस्तेमाल हो रही है, क्यों पढ़ी जाती है, अभी तक क्यों स्टडी होती है फिलोजिस्टोन थ्योरी, क्यों अभी तक स्टडी होती है। तो इसके लिए सिग्निफिकेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि फिलोजिस्टोन थ्योरी ने क्या किया बेटा, वाज इनकरेक्ट, ये तो गलत था बेशक, बट इट प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। इसने मॉडर्न केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है ना बेटा, इसके लिए बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर्टिकुलरली खास तौर पे किसके हवाले से बेटा, अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, एंड डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी जो है ना बेसिकली यहाँ से इस थ्योरी के बाद हुआ। तो इस थ्योरी की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि अगर ये थ्योरी ना पेश होती तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला फिनोमेना या रिएक्शन की जो केमिकल रिएक्शन है उसको अंडरस्टैंड करने का जो टाइम था वो शुरू ना होता शायद। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो फिनोमेना है, ये जो पैराडाइम्स है न्यू, ठीक है, ये बेसिकली बनी किससे है, आया कहां से है बेटा, ये इवॉल्व क्यों हुआ, ड्यू टू दिस ओल्ड कॉन्सेप्ट, दिस आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस आउटडेटेड कॉन्सेप्ट इज नोन एज फिलोजिस्टोन थ्योरी। ठीक है, तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक्स थ्योरेटिकल थे तो मैंने सारा पॉइंट्स पहले मेंशन करके फिर इसको यहाँ से आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो आई होप सो बेटा ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा उसके साथ आप दोबारा मुलाकात करेंगे। और बेटा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको जो लेक्चर्स है वो आपको डेली बेस पे मिलता रहे। ठीक है, किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में अपना कोई क्वेश्चन ड्रॉप करें, वहां पर मैं आपको आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।